हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज हम 21 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और एक चीज़ है जो कल शायद मैंने वीडियो में जब मैं नेशनल हाईवेज का बता रहा था तो उसमें शायद काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए। मैंने शायद कुछ गलत बता दिया था NH46 से रिलेटेड। देखिए, NH46 जो है आपका, ये पहले नंबर का मतलब सबसे लंबा, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश के अंदर, 634 किलोमीटर का। और NH46 जो है ये ग्वालियर से बैतूल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसे ही आपका जो दूसरे नंबर का है वो है NH44, तीसरे नंबर का है वो है आपका NH47। इसमें शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ था कि NH जो आपका 47 है ये झाबुआ से, ठीक है, झाबुआ से चिचौली जाता है, ठीक है, झाबुआ से चिचौली। NH44 की अगर बात करें तो ये सागर से सिवनी जाता है, सागर से सिवनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद फिर चौथे नंबर पर आता है आपका NH45, ठीक है। NH45 जो है, अच्छा यहाँ पे अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लंबाई की बात करें तो ये 634 किलोमीटर लंबा है। NH44 की अगर हम बात करें तो ये दूसरे नंबर का है, ये करीब 572 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम NH47 की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है करीब 558 किलोमीटर। NH45 की अगर बात करें तो यह है 495 किलोमीटर। और आपका जो NH45 है ये आपका अमरकंटक से आपका चलता है नरसिंहपुर तक, ठीक है। अमरकंटक से नरसिंहपुर तक आपका ये जाता है। तो चार सबसे बड़े जो नेशनल हाईवे हैं वो आपके हो जाएंगे। क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला जो प्रश्न है, विहंगम प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म आर्या में किस शहर की आर्या शर्मा ने अभिनय किया है? तो ये इनका जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कहाँ 7 मार्च से 16 मार्च 2020 तक चरखा खादी मेला 2021 आयोजित किया जाएगा? तो इसका भी जो सही आंसर है वो है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? तो ये होशंगाबाद जिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजगढ़ जिले के कोराबर में किसकी सहायता से जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है? ठीक है, तो ये जो जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है ये करा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। विश्व धरोहर खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये उषा ठाकुर जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, अध्यात्म मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, उनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 20 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू हो चुका है। गाइज, अगर आप हमारी ई बुक्स चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। अवेलेबल ई बुक्स हैं, ये आप सारी इनमें से ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। उससे पहले MPPSC की टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं, शेड्यूल के हिसाब से चल रही है, अगर आप लेना चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश टीम के किस ओपनर को IPL में चयनित किया गया है? देखिए, IPL में एक्चुअल में चयनित नहीं बोल सकते, नीलामी एक्चुअल में बोलते हैं कि नीलामी की गई है। तो इस तरीके का वर्ड थोड़ा सा मुझे लग रहा था उचित नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर, यानी कि ऑप्शन A और B दोनों इसके अंदर करेक्ट होंगे। इन दोनों को ही अभी हाल ही में IPL में नीलामी में खरीदार जो है वो मिल गया है। और मध्य प्रदेश टीम के ओपनर हैं रजत पाटीदार और ऑलराउंडर हैं वेंकटेश अय्यर, ठीक है। IPL 2021 जो है उसमें इनको खरीदा गया है। रजत को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 लाख में और अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतनी ही कीमत पर यानी कि 20 लाख में खरीदा है। दोनों का जो बेस प्राइस है वो 20 लाख रुपए ही था। रजत ने 22 T20 मैचों में 699 रन बनाए हैं। उन्हें 2019-20 में इंडिया ब्लू टीम में भी शामिल किया गया है। अय्यर ने 10 फर्स्ट क्लास मैचों में 545 रन और 7 विकेट हासिल किए हैं। और ये इनका जो स्कोर था उस स्कोर की बदौलत ही इनको ये चयनित इसके अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकार्पित सागर शहर के सबसे बड़े पार्क अमृत पार्क का नाम किस प्रमुख व्यक्तित्व के नाम पर
रखा गया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। मेरी 51 कविताएं इनकी सबसे प्रसिद्ध जो संग्रह है, कविता संग्रह है, वो है उन्हीं के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। सागर शहर का ये सबसे बड़ा पार्क है। अमृत पार्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो केंद्र सरकार की अमृत मिशन जो है, अमृत स्कीम जो है, उसके तहत इसका जो निर्माण है वो किया गया था। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल पार्क कर दिया गया है। 3 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। और पार्क की जो लंबाई है वो है 1.7 किलोमीटर। इसके अंदर साइकिल ट्रैक, पाथवे, स्विमिंग पूल, अनुभूति गार्डन, चिल्ड्रन गार्डन, कैफे हाउस, मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं जो एक पार्क के अंदर होनी चाहिए, वो सारी मतलब इस तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं। और अमृत योजना के तहत ये बनवाया गया है नगर निगम के द्वारा। सागर नगर निगम के द्वारा इसको बनवाया गया है। इस पार्क का जो लोकार्पण है वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका जो लोकार्पण है वो करा गया है। अगला प्रश्न है 47वें खजुराहो नृत्य समारोह के शुभारंभ अवसर पर पहली प्रस्तुति किसके भरतनाट्यम नृत्य की होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक व्यापम में जो लास्ट एग्जाम हुआ था, आई थिंक ग्रुप 4 का एग्जाम था, उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि भरतनाट्यम की प्रस्तुति खजुराहो नृत्य समारोह में किसने दी है। मैंने प्रश्न पढ़ा है, इसलिए इस तरीके के प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि ये मुझे ऐसा लगता है कि MPPSC के लेवल का ये प्रश्न तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इनसे संबंधित जैसे ये नाम मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, तो इन नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट इस तरीके का प्रश्न PSC कभी नहीं पूछता। हाँ, PB इस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 47वां जो खजुराहो नृत्य समारोह जो हो रहा है, उसमें जो पहली प्रस्तुति है वो भरतनाट्यम की होगी गीता चंद्रन के द्वारा, जो आप इमेज में इनको देख पा रहे हैं। और यहाँ पर गीता चंद्रन भरतनाट्यम नृत्य की कलाकार हैं। इसके अलावा जो दूसरी प्रस्तुति है वो दीपक महाराज की होगी, जो कथक नृत्य की होगी। यहाँ पे हम थोड़ी सी भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, ये कलाकारों के नाम आप याद रख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी, अरुंडेल, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, बैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, मालविका सरकार, SK सरोज, राम गोपाल। ये नाम याद रखिए, ये नाम आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किस नृत्य से है, कथक से है, कथकली से है, या किस नृत्य से है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो टॉप क्वेश्चन है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का, उसका एक क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही में किस शहर के हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए PSC में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा, क्योंकि एक तो ये आयोग का प्रश्न है, दूसरा एक राष्ट्रीय प्रमुख आयोग है जिसका ये प्रश्न है, तीसरा ये मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। देखिए वैसे ये रहने वाले तो धार के हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि इंदौर में ये रह रहे थे, इसका आंसर इसलिए होगा इंदौर। हर्ष चौहान जो है, जो शिवगंगा जो संस्था है उसके संस्थापक सदस्य एक्चुअल में रहे हैं, ठीक है। और इनको अभी हाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। चूंकि इनका कहा जा रहा है कि RSS से इनके संबंधित हैं, मतलब RSS से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ऐसा बनाया गया। हालांकि ये हमारे पढ़ाई का विषय नहीं है। पहला जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये मार्च 2004 में गठित हुआ था, ठीक है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो थे कुंवर सिंह, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरी चीज, यहाँ पे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 1999 में जनजातीय मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय बनवाया था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, जिसको NCST कहा जाता है, नेशनल कमीशन फॉर ST, ठीक है। इसकी जो स्थापना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 338, इसमें संशोधन करके, और संविधान का 89वां संशोधन जो अधिनियम था 2003 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 से सम्मिलित करके इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 338 ए में मतलब 338 ए में संशोधन किया गया था, बनाया गया था 338 ए,
ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। वो अधिनियम कौन सा था? 2003 का अधिनियम था, संविधान संशोधन अधिनियम मतलब कौन सा? 89वां अधिनियम, मतलब संशोधन अधिनियम था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग आयोगों में प्रतिस्थापित किया गया था, जिनमें से एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ये दो आयोग बनाए गए थे, जिनमें पहले एक आयोग था। आगे अगर हम बात करें, इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य होती है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य, यानी कुल मिला के 5 लोग इसके अंदर आपके आयोग के अंदर होते हैं। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और NC/ST के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष तक होता है। अच्छा, एक और चीज, इनको जो पदभार है वो कौन देता है? वो देता है राष्ट्रपति। वैसे तो देखिए क्या होता है कि ये जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जिसको कहा जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे इनको नियुक्त कर सकते हैं, किंतु नियम के हिसाब से अगर देखें तो इनकी जो अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है। ठीक है, और अभी काफ़ी टाइम से ये मतलब इस पर नियुक्ति नहीं करी गई थी, फिर याचिकाएं दायर हुई तो फिर उसके बाद ये नियुक्ति करी गई है। अभी जो जाति अनुसूचित जनजाति है, ऐसे जाति आयोग है, उसकी भी नियुक्ति होगी। इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष को मिलता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उपाध्यक्ष को मिलता है राज्य मंत्री का दर्जा। ठीक है, और भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा अन्य सदस्यों को मिलता है। ठीक है, तो एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और बाकी 3 को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा। आयोग जो है वो अनुसूचित जनजाति के कल्याण, उनके सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित प्रोग्रामों, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए आवश्यक उपायों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है? वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए, आयोग जो भी है तो अगर वो कोई रिपोर्ट्स सौंप रहे हैं, राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका MPPSC में बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, दतिया जिले में ब्राट अंतर्राज्यीय दंगल का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनके द्वारा जो शुभारंभ है अंतर्राज्यीय दंगल का, ये दतिया जिले का एक गांव है चितुआ, वहां पर इसका शुभारंभ इन्होंने किया है। और दतिया में इसके साथ साथ इन्होंने व्यापार मेले का भी शुभारंभ किया है। हालांकि ये काफ़ी टाइम से बंद था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये चालू किया जाएगा दतिया व्यापार मेला, और हर वर्ष लगा करेगा। ये करीब 40 दिन तक चलता है। इस मेले से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो जैसा ग्वालियर व्यापार मेला चलता है, वैसे एक छोटा सा रूप जो है वो इसका मतलब उतना बड़ा नहीं होता है। ग्वालियर व्यापार मेला तो मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश ने साल 2021 में कितने सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान रखें कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको लक्ष्य रखा गया है 10 लाख करोड़ का। ठीक है, भारत को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें मध्य प्रदेश में ये लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य मध्य प्रदेश इसको देगा। ठीक है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमको बनाना है, तो 10 लाख करोड़ का लक्ष्य मध्य प्रदेश का। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नीति आयोग का एक 6 सूत्री एजेंडा है, उसको समय सीमा में प्रदेश में व्यवहारिक रूप भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर में जो बिगड़े वन क्षेत्र हैं उनमें निजी सहयोग से वन विकसित किए जाएंगे और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी पहल की जा सकती है। ठीक है, ये इस तरीके का एक लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 2 प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो कल हमने आपसे
पहला जो प्रश्न था वो पूछा था कि देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र विदिशा के अंदर स्थापित किया गया है और इसको स्थापित किया गया था 2017 में, 28 फरवरी 2017 को। यहाँ पे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो संचार सेवा है, ठीक है, संचार सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया था, तो ये करा गया था 1 अप्रैल 1962 को। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और डाक तार परिमंडल के रूप में ये इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था। मध्य प्रदेश में करीब 8000 प्लस, मतलब करीब 8300 प्लस करके जो टोटल पोस्ट ऑफिस हैं, डाकघरों की संख्या, हालांकि अभी इतना रिक्वायरमेंट इनकी रह नहीं गई है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि विदिशा के अलावा आपका जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर है, आपका जबलपुर है ये, और ग्वालियर है, और आपका सतना है। ये 4 वो जिले हैं जहां पर डाकघर पासपोर्ट सेवा जो है वो प्रस्तावित है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर आकाशवाणी केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए, इंदौर आकाशवाणी केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश का पहला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र था और ये 1955 में स्थापित किया गया था। डेट की अगर बात करें तो ये 22 मई 1955 को स्थापित किया गया था और मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र आपका ये था। इसके बाद हालांकि फिर 1956 में आपका जो भोपाल है, ठीक है, इसके बाद फिर 1964 में आपका जो ग्वालियर है, ठीक है, यहाँ पर आपकी इनकी स्थापना जो है आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना की गई थी। उसके बाद फिर जबलपुर, छतरपुर, रीवा, सागर, मतलब इन सब जगह मतलब आपका जो आकाशवाणी केंद्र हैं वो स्थापित किए जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए आपने देखा होगा एक मीडियम वेव और एक शॉर्ट वेव ये चलता है आपका रेडियो में, ठीक है, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। इनमें अगर हम बात करें तो इस पर आधारित एकमात्र प्रसारण केंद्र जो है वो है आपका भोपाल, ठीक है, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपकी मीडियम वेव पर आधारित हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं और वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आज की वीडियो पर लाइक का टारगेट है आपका 1500 लाइक्स का, देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। अभी तक तो वैसे नहीं हुआ है, 24 घंटे के अंदर अभी तक नहीं हुआ है, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।